नमस्कार साथियों, टेक्सपीडिया से मैं हूं अभिषेक और आज का यह विश्लेषण सच कहूं तो बिल्कुल बम है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर विलन्स की धुलाई करने वाला एक लार्जर देन लाइफ हीरो असल जिंदगी में एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए? सुनने में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन साथियों ये हकीकत है। आज हम इसी गेम चेंजिंग, बिल्कुल अभूतपूर्व घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं थालापति विजय की, एक ऐसे महानायक की जिसने सिनेमाई दुनिया के ग्लैमर से निकलकर राजनीति के सबसे ऊंचे और खतरनाक शिखर तक का सफर तय किया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज का ये सफर आपको सच में चौंका देगा। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय सिनेमा हमेशा से ही हमारे समाज की असली समस्याओं, हमारी रोजमर्रा की तकलीफों और सपनों का एक बहुत बड़ा आईना रहा है। मान लीजिए एक आम इंसान जो सिस्टम से परेशान है, जब वो पर्दे पर देखता है कि कोई नायक भ्रष्ट व्यवस्था से अकेले भिड़ रहा है, आम जनता के हक के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए तालियां नहीं बजाता। अवचेतन रूप से, यानी सबकॉन्शियसली, एक काल्पनिक रक्षक और एक असल जिंदगी के इंसान के बीच की वो जो पतली सी लकीर होती है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। जनता को उस पर्दे वाले हीरो में अपना असली मसीहा दिखने लगता है, एक ऐसा मसीहा जो उनकी असल जिंदगी की परेशानियां भी दूर कर सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग सबूत है ये नंबर 108। मई 2026 के उन ऐतिहासिक चुनावों को याद कीजिए। थलापति विजय की नई नवेली पार्टी टीवी के चुनावी मैदान में उतरती है और अपने पहले ही झटके में बूम 108 सीटें जीतकर पूरे देश को हिला कर रख देती है। साथियों, ये कोई तुक्का या मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से चले आ रहे उस भारी भरकम टू पार्टी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। ये 108 का आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि जमीनी स्तर पर लोग एक नए, एक सच्चे विकल्प के लिए कितने बेताब थे। चलिए अब इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी को डीकोड करते हैं। भाग 1, सिनेमा एक धर्म के रूप में। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण में, सिनेमा सिर्फ 3 घंटे का टाइम पास नहीं है, ये एक गहरी आस्था है, एक जुनून है। जरा इन एक्सट्रीम फैंडम रिवाजों को विजुअलाइज कीजिए। 50-50 फीट ऊंचे कटआउट्स बन रहे हैं और उन पर दूध से अभिषेक हो रहा है, बिल्कुल किसी मंदिर की तरह। नई फिल्म आने वाली है तो थिएटर्स के बाहर रात रात भर जागरण चल रहा है, सड़कों पर जश्न है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए सिनेमाघरों के बाहर बैरिकेड्स लगाने पड़ जाते हैं। क्या ये सब किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। एक सिनेमा हॉल सिर्फ फिल्म देखने की जगह नहीं, बल्कि सामूहिक पूजा और कम्युनिटी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। मतलब एक ऐसा वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन जहां एक बहुत बड़ा सुपरस्टार किसी आम इंसान के लिए उसकी पहचान, उसके समाज और उसकी उम्मीदों का एक जीता जागता भगवान बन जाता है। सोचिए, टियर 1 शहरों की चकाचौंध से दूर रहने वाले वो लोग जिनकी आवाज बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में अक्सर दब कर रह जाती है, उनके लिए पर्दे का ये हीरो एक बहुत बड़ा खालीपन भरता है। भले ही उस मेगास्टार को अपने उस फैन का नाम तक ना पता हो, लेकिन उस फैन के लिए वो स्टार एक मसीहा है, एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या ये सब बस फिल्मों की वजह से हो गया? बिल्कुल नहीं। भाग 2, दशकों की राजनीतिक तैयारी। अगर किसी को लगता है कि थलापति विजय रातों रात मुख्यमंत्री बन गए तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी जमीनी रणनीति थी। सालों पहले एक विशाल फैन नेटवर्क खड़ा करने से शुरुआत हुई, फिर बीच के फेज में विजय मक्कल इयक्कम यानी VMI का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद असली गेम शुरू हुआ। उन करोड़ों फैंस को सिर्फ थिएटर्स में सीटियां बजाने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें एक सोशल वेलफेयर आर्मी में बदल दिया गया। इसी लंबी और साइलेंट मेहनत का क्लाइमैक्स था मई 2026 में TVK का लॉन्च और 108 सीटों का वो ऐतिहासिक कब्जा। सिनेमा की पॉपुलैरिटी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से राजनीतिक ताकत में बदला गया था। इसे आप कह सकते हैं एक संस्थागत भावनात्मक बंधन। जब TVK ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, तब तक थलापति विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए थे। जमीनी स्तर पर वो एक प्रमाणित और बहुत बड़े परोपकारी नेता बन चुके थे। उनकी पॉलिटिकल मशीनरी हर जिले, हर गांव में पहले से ही एक्टिव थी। राहत कार्यों और जनसेवा के जरिए आम जनता के दिलों में जो इमोशनल कनेक्शन बना था ना, उसे एक बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया था। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। भाग 3, बॉलीवुड अभिजात वर्ग का अलगाव। आखिर क्या वजह है कि उत्तर भारत में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेगास्टार्स राजनीति में इस लेवल का मैजिक क्रिएट नहीं कर पाते? इसका जवाब इन दोनों सिनेमा कल्चर्स के DNA में छुपा है। जरा इस फर्क को समझिए।
साउथ के सिनेमा में मेन हीरो अक्सर एक वर्किंग क्लास आम आदमी होता है जो करप्ट सिस्टम से लड़ता है। आम जनता उससे खुद को सीधे जोड़ पाती है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा का हीरो ज्यादातर एक ग्लैमरस शहरी एलीट क्लास का हिस्सा होता है। उसकी दुनिया रोमांस, महंगी गाड़ियों और भारी संपत्ति के इर्द गिर्द घूमती है। यहीं से एक दूरी बन जाती है। बॉलीवुड स्टार्स अक्सर जनता को गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले बहुत दूर के सितारे लगते हैं। बॉलीवुड के सितारों के लिए राजनीति की राह में कांटे ही कांटे हैं। पहली बात, हिंदी सिनेमा काफी हद तक मेट्रो सिटीज पर फोकस्ड है, जिससे ये स्टार्स आम जमीनी जनता से कटे हुए महसूस होते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की पॉलिटिक्स कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ बहुत ही गहरा जातीय गणित और हाइपर लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काम करती है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स और बटे हुए माहौल में एक ग्लैमरस आउटसाइडर के लिए वोटर के साथ वो गहरा इमोशनल रिश्ता बना पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा खौफनाक सबूत भी मौजूद है। भाग 4, अमिताभ बच्चन की एक चेतावनीपूर्ण कथा। जब एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार असल जिंदगी की कठोर राजनीति से टकराता है तो क्या होता है? साल था 1984। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में एक भारी भावनात्मक लहर थी। इसी लहर के बीच बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन ने राजनीति के मैदान में कदम रखा। उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और पता है क्या हुआ? उन्होंने उस वक्त के दिग्गज नेता एच.एन. बहुगुणा को रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हरा दिया। लगा कि सिनेमा का जादू चल गया और वो संसद भी पहुंच गए। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। राजनीति का सिंहासन जितनी तेजी से मिला था, वो उतनी ही तेजी से खिसक भी गया। ऐतिहासिक जीत के कुछ ही समय बाद अमिताभ बच्चन कुख्यात बोफोर्स विवाद में बुरी तरह उलझ गए। यहां यह साबित हो गया कि आपका सिनेमा स्टारडम आपको सरकार और सिस्टम के स्कैंडल से नहीं बचा सकता। दबाव इतना बढ़ा कि महज 3 साल के अंदर उन्हें राजनीति से इस्तीफा देना पड़ गया। और इसके बाद का दौर तो और भी खौफनाक था। उनका जीवन और करियर एक ऐसे अंधेरे दौर में चला गया जहां वो लगभग बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन की कगार पर आ खड़े हुए थे। तो इसका लब्बो लुबाब क्या है? राजनीति की फितरत बेहद बेरहम और क्षमाहीन होती है। जनता जितनी तेजी से किसी स्टार को पलकों पर बिठाकर सत्ता के टॉप पर पहुंचाती है ना, अगर उन्हें जमीन पर विकास और ठोस नीतियां नहीं दिखती तो वो उसे उसी रफ्तार से जमीन पर भी पटक देती है। सिनेमा घर में बजने वाली तालियां किसी भी तरह से एक सफल सरकार चलाने की गारंटी नहीं हो सकती। तो चलिए अब वापस आज में लौटते हैं। भाग 5, क्या काल्पनिकता यथार्थ में जीवित रह सकती है? इतिहास के इन पन्नों को देखकर थलापति विजय का ये इलेक्शन जीतना एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा करता है। जनता अब फिल्म के टिकटों को अपने वोटर आईडी कार्ड से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब पुराने राजनेता और पारंपरिक सिस्टम लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो जो व्यक्ति दशकों से स्क्रीन पर ईमानदारी और इंसाफ का चेहरा बना हुआ है, जनता उसी को अपना असली नेता मान लेती है। ये एक पूरी कम्युनिटी के लामबंद होने का सीधा सीधा नतीजा है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवाल यही है, क्या पर्दे का ये भगवान असल राजनीति की इस बिना स्क्रिप्ट वाली कठोर हकीकत में सरवाइव कर पाएगा? क्या ये नया मसीहा उन अग्नि परीक्षाओं को पार कर पाएगा जिन्होंने अतीत में बड़े बड़े सितारों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया था? सिनेमा और राजनीति का ये संगम आने वाले समय में कौन सा नया इतिहास रचेगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। तो साथियों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। टेक्सपीडिया से मैं हूं अभिषेक। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ।